सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। इस बुलेटिन में बात होगी विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ ईडी की सक्रियता की, तबलीगी जमात को लेकर हाईकोर्ट के बड़े फैसले की, देखेंगे क्यों केंद्र और महाराष्ट्र की एनडीए सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगी फटकार, जस्टिस यशवंत वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से क्या की अपील, जानेंगे कैसे राहुल के निशाने पर आए आरएसएस और सीपीएम, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे क्या पश्चिम एशिया में छिड़ेगी नई जंग। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। संसद के मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति बनाएगा इंडिया गठबंधन, सोनिया गांधी की अध्यक्षता में होगी बैठक, आपने इंडिया से किया किनारा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बयान, बोले मोदी नहीं होते तो लोकसभा में 150 सीटें भी नहीं जीत पाती बीजेपी, मोदी को बीजेपी की नहीं बल्कि बीजेपी को मोदी की जरूरत। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका, हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार। वार्निंग, लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 501 अंकों की गिरावट के साथ 81,757 पर बंद हुआ सेंसेक्स, वहीं 143 अंकों की गिरावट के साथ 24,968 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। 21 जुलाई से मॉनसून सत्र की शुरुआत होने वाली है। मोदी सरकार इस सत्र में बुरी तरह से घिरती दिख रही है। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर चुनाव प्रक्रिया तक मोदी सरकार की घेराबंदी तय है, यानी मोदी सरकार मुसीबत में है। और विपक्ष का कहना है कि जब भी ऐसी स्थिति बनती है तो केंद्र की जांच एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं। इस बार भी ये दिखाई दे रहा है। ईडी की छापेमारी तेज हो गई है, जिसके चलते विपक्ष अब सरकार पर और हमलावर हो गया है। देखिए ये रिपोर्ट। संसद के मानसून सत्र से पहले ईडी का एक्शन तेज हो गया है। एक तरफ कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी ने गुरुग्राम लैंड डील मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है, तो छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को कथित शराब घोटाले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले ईडी की टीम सुबह ही पूर्व सीएम के आवास पर पहुंच गई। इसे लेकर राहुल गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। राहुल ने कहा कि मेरे जीजाजी को पिछले 10 सालों से ये सरकार परेशान कर रही है, उनके खिलाफ ये ताजा चार्जशीट उसी विच हंट का हिस्सा है। मैं रॉबर्ट, प्रियंका और उनके बच्चों के साथ हूँ, क्योंकि वो राजनीति से प्रेरित इस उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि वो सभी किसी भी तरह के उत्पीड़न का सामना करने के लिए तैयार हैं और वो गरिमा के साथ ऐसा करते रहेंगे। आखिरकार सच्चाई की जीत होगी। तो वहीं कांग्रेस ने भी सवाल उठाए। कांग्रेस ने एक पोस्ट में लिखा, 2014 के बाद ईडी ने जितने भी राजनीतिक मामलों में एफआईआर की, उसमें सिर्फ 2 में ही सजा दिलवा पाई। 95% मामले तो सिर्फ विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ दर्ज किए गए। वैसे जो 5% मामले हैं वो भी तब दर्ज हुए थे जब संबंधित नेता विपक्ष में था, बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। ईडी की कार्रवाई को लेकर अब कांग्रेस सड़क पर भी उतरने को तैयार दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी दफ्तर पर प्रदर्शन भी किया। साफ है, संसद सत्र में फंसी मोदी सरकार अब ईडी की मदद से विपक्ष को, खास तौर पर कांग्रेस को दबाव में लाने में जुटी हुई है। ईडी की सक्रियता को लेकर मोदी सरकार पर विपक्ष पर दबाव बनाने के आरोप लग रहे हैं। अब तक ईडी ने विपक्षी नेताओं के खिलाफ जितने भी मामले दर्ज किए हैं, ज्यादातर मामलों में सालों बाद भी ईडी आरोप सिद्ध नहीं कर पाई है। हालांकि तबलीगी जमात पर लगे आरोपों को लेकर अब तस्वीर साफ हो गई है। तबलीगी जमात पर जानबूझकर कोरोना वायरस को फैलाने का आरोप लगा था और अब इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। तो क्या है कोर्ट का फैसला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। वैसे तो कोविड का वो दौर कोई भी याद नहीं करना चाहेगा, लेकिन अब एक बार फिर उसकी चर्चा हो रही है। इसकी वजह है तबलीगी जमात। कोविड-19 महामारी के समय में आपने तबलीगी जमात का नाम जरूर सुना होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुस्लिम मिशनरी समूह तबलीगी जमात के लोगों पर कोरोना फैलाने के आरोप लगाए गए थे। कई नेताओं ने इस समूह पर कोविड की स्थिति को और बिगाड़ने का, स्वास्थ्य आपातकाल बढ़ाने का आरोप लगाया था। खास तौर पर बीजेपी नेताओं के तबलीगी जमात को लेकर तीखे बयान सामने आए थे, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने 950 से ज्यादा विदेशी नागरिकों को काली सूची में डाल दिया। उन पर दिल्ली स्थित जमात के मरकज में एक धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेकर आपातकालीन नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था। उस दौरान जिन लोकल लोगों ने जमात के लोगों को अपने घरों में शरण दी थी, उन्हें भी काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। अलग अलग मस्जिदों में विदेशी नागरिकों को कथित तौर पर ठहराने के लिए आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया गया। ऐसे 70 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी, लेकिन अब इन चार्जशीट को रद्द कर दिया गया है। इस घटना के 5 साल से ज्यादा समय बाद अब दिल्ली हाईकोर्ट का इसे लेकर फैसला आया। कोर्ट ने 70 लोगों के खिलाफ दर्ज सभी 16 एफआईआर को रद्द कर दिया है।
कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि एफआईआर या चार्जशीट में ऐसा कोई भी दस्तावेज नहीं है जिससे ये पता चल सके कि वे लोग कोविड-19 से संक्रमित थे। उन्होंने अपनी दलीलों में कहा कि दिल्ली सरकार की ओर से जारी ऑर्डर में धार्मिक सभाओं और धार्मिक समारोहों पर विशेष रूप से प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन इस मामले में सिर्फ मस्जिदों या घरों में पाए गए लोगों को सिर्फ पनाह दी गई थी। इस मामले में निराधार आरोपों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है और अब जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने बड़ा फैसला सुनाते हुए ये चार्जशीट रद्द कर दी है, जो याचिकाकर्ताओं के लिए तो बड़ी राहत है, लेकिन सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। तबलीगी जमात मामले में मोदी सरकार को हाईकोर्ट से झटका लगा है, वहीं एक और मामले में उसे सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है। केंद्र ही नहीं, महाराष्ट्र की एनडीए सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कड़ी फटकार लगी है। कोर्ट ने इन सरकारों के मौजूदा अदालतों को विशेष अदालत बनाने के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई। पीठ ने इस पर चिंता जाहिर करते हुए बाकी विवादों में होने वाली सुनवाई में देरी की बात कही। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को मौजूदा अदालतों को विशेष अदालत बनाने के फैसले पर कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने साफ शब्दों में कहा है कि विशेष मामलों के लिए नई अदालतें बनाई जानी चाहिए, न कि पहले से ही बोझ तली दबी अदालतों पर और बोझ डाला जाए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय मौल्या बागची की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजकुमार भास्कर ठाकरे को चेताया कि अगर वर्तमान अदालतों को एनआईए अधिनियम के तहत विशेष अदालतों के रूप में नामित किया जाता है तो इससे बुजुर्गों, विचाराधीन कैदियों, हाशिए के वर्गों और वैवाहिक विवादों जैसे अहम मामलों में सुनवाई में और देरी होगी। पीठ ने जोर देकर कहा कि सरकार को अधिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना चाहिए, जजों और कर्मचारियों की नियुक्ति करनी चाहिए और इन पदों को मंजूरी देनी चाहिए। अगर नई अदालतें नहीं बनाई जाती तो अदालतों को विशेष कानूनों के तहत दर्ज आरोपियों को जमानत देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि मुकदमों को तेजी से निपटाने के लिए कोई प्रभावी व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को एनआईए, मकोका और यूएपीए जैसे विशेष कानूनों के तहत विशेष अदालतों की स्थापना के लिए उपयुक्त प्रस्ताव तैयार करने का आखिरी मौका दिया है। उन्हें 4 हफ्तों के अंदर अदालत के निर्देशों का जवाब देना होगा। इससे पहले 23 मई को भी सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों की स्थापना पर जोर दिया था। अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि केंद्र सरकार के बनाए गए कानूनों और राज्यों की तरफ से प्रस्तावित संभावित कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जरूरत है। कोर्ट ने साफ किया कि एनआईए को सौंपे गए गंभीर और राष्ट्रव्यापी प्रभाव वाले मामले इसलिए तेजी से नहीं निपट पाए क्योंकि अदालतों के पीठासीन अधिकारी दूसरे मामलों में व्यस्त थे। इन सब का एकमात्र हल यही है कि विशेष अदालतें बनाई जाएं, जहां हर दिन विशेष कानूनों से जुड़े मामलों की सुनवाई हो सके। कोर्ट ने सरकार के फैसलों की वजह से विशेष मामलों की सुनवाई में देरी को लेकर चिंता जाहिर की है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल हो गई। जस्टिस यशवंत वर्मा ने उनके खिलाफ जांच कमेटी की रिपोर्ट को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वहीं सरकार इस मॉनसून सत्र में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में है, जिसे लेकर अब कांग्रेस ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से नकदी मिलने का मामला सुर्खियों में है और अब इस मामले में नया मोड़ सामने आया है। जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना की गठित 3 सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट को चुनौती दी है। इस समिति ने उनके घर से कैश मिलने की पुष्टि की थी और महाभियोग की सिफारिश की थी। जस्टिस वर्मा ने इस रिपोर्ट को अमान्य घोषित करने की मांग की है। उनका दावा है कि उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। दरअसल ये विवाद इसी साल 14 मार्च को शुरू हुआ, जब जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित घर में आग लगी। फायर फाइटर्स ने वहां जलते हुए नोट देखे और सीनियर अधिकारियों को जानकारी दी। पुलिस ने हाईकोर्ट जज से जुड़ा मामला होने की वजह से उस वक्त एफआईआर दर्ज नहीं की, लेकिन सीजेआई को सूचित करने के बाद 3 जजों की समिति ने मामले की जांच की और जस्टिस वर्मा की सफाई को खारिज कर दिया। इसके बाद उनका ट्रांसफर दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया गया और अब संसद के मॉनसून सत्र से पहले मोदी सरकार सभी दलों को एकजुट कर जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। इसे लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि कांग्रेस इस प्रस्ताव का समर्थन करेगी और उस प्रस्ताव पर सांसदों ने हस्ताक्षर करना शुरू भी कर दिया है। लेकिन साथ ही साथ विपक्ष का सवाल ये भी है कि जिस तरह सरकार जस्टिस वर्मा के मामले में एक्टिव दिखाई दे रही है, उसी तरह वो जज शेखर यादव के मामले में एक्शन लेने की विपक्ष की मांग को गंभीरता से क्यों नहीं लेती। जस्टिस वर्मा के खिलाफ मोदी सरकार फुल एक्शन के मूड में दिखाई दे रही है, लेकिन जस्टिस यादव के मामले में उसकी चुप्पी को लेकर विपक्ष हमलावर है। तो निशाने पर आरएसएस और सीपीएम भी आ गए हैं राहुल गांधी के। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कोट्टायम के पुथुपल्ली में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने आरएसएस ही नहीं बल्कि केरल की सत्ताधारी पार्टी सीपीआईएम पर भी गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद से चर्चा ने जोर पकड़ लिया कि कांग्रेस अभी से चुनावी मोड में आ गई है।
देखिए ये रिपोर्ट। केरल में अगले साल विधानसभा चुनाव है, लेकिन कांग्रेस ने अभी से अपनी कमर कस ली है। दरअसल इस तरह के दावे तब किए जाने लगे जब राहुल गांधी ने आरएसएस और सीपीआईएम पर निशाना साधा। बता दें कि राहुल गांधी ने कोट्टायम के पुथपल्ली में सेंट जॉर्ज ऑर्थोडॉक्स चर्च में आयोजित ओमन चांडी स्मृति संगमम में सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने आरएसएस और सीपीआईएम पर जनता के प्रति कोई भावना न रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वो आरएसएस और माकपा से वैचारिक रूप से लड़ते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी शिकायत ये है कि उनके मन में जनता के लिए कोई भावना नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि मेरी यही सबसे बड़ी शिकायत है कि अगर आप राजनीति में हैं तो लोग क्या सोचते हैं उसे महसूस करें, उनकी बात सुनें और उन तक पहुंचने की कोशिश करें। लेकिन भारतीय राजनीति की त्रासदी है कि आज बहुत कम लोग हैं जो असल में दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखते हैं। अब राहुल गांधी के इन बयानों की चर्चा जोरों से हो रही है। Hey friends, Eric here. राहुल गांधी ने केरल के पूर्व सीएम ओमन चांडी को भी याद किया। उन्होंने कहा कि मेरे 21 साल के राजनीतिक जीवन में भावनाओं की राजनीति के महारथियों में से एक थे ओमन चांडी। मुझे याद है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान डॉक्टरों ने भी कहा था कि चांडी जी यात्रा में नहीं चल सकते, और जब मैं उन्हें ये बताने गया कि वो लंबी यात्रा में नहीं चल सकते तो उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो चलेंगे, फिर मैंने उन्हें थोड़ा ही चलने के लिए कहा, हमें उन्हें जबरदस्ती कार में बिठाना पड़ा। यानी राहुल के बयान बता रहे हैं कि कांग्रेस अभी से केरल में खुद को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में जुट गई है। राहुल गांधी केरल के दौरे पर हैं तो पीएम मोदी बिहार और बंगाल पहुंचे। बिहार के मोतिहारी में उनकी बड़ी सभा आयोजित की गई, जहां अपने संबोधन के दौरान उन्होंने हर बार की तरह इस बार भी बिहार की जनता से बड़े बड़े वादे किए। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए एक बार फिर पीएम मोदी का ये दौरा निराशाजनक ही साबित हुआ। बिहार से पीएम बंगाल गए, तो क्या कुछ खास रहा उनके इस दौरे में, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बिहार चुनाव से पहले पीएम मोदी के दौरे काफी बढ़ गए हैं। अब एक बार फिर वह घात। मोदी जी ने कहा बनाएंगे नया बिहार, फिर एक बार एनडीए सरकार। अरे मोदी जी, विदाई की बेला में बेचारे बनाए जा चुके हमारे चाचा जी का दिल रखने के लिए ही सही कम से कम एक बार तो कह देते। फिर से नीतीश कुमार। बिहार के बाद पीएम मोदी बंगाल पहुंचे, जहां दुर्गापुर में उन्होंने कई परियोजनाओं का पश्चिम एशिया में छिड़ेगी नई जंग। सीरिया में इजराइल के हवाई हमलों ने इस पूरे क्षेत्र को अशांत कर दिया है। सीरिया के समर्थन में ईरान ने भी संघर्ष में कूदने की चेतावनी दे दी है, जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि जल्दी ही ईरान इजराइल के बीच सीज फायर टूट सकता है। इस बीच अमेरिका को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है, जिसके बाद दावा किया जा रहा है कि जल्दी इस क्षेत्र में बड़ी जंग छिड़ने वाली है। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। ईरान इजराइल के बीच तनाव अभी खत्म हुआ भी नहीं था कि इजराइल एक और जंग में कूदने की तैयारी में जुट गया। इजराइल ने सीरिया पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए, जिसके चलते दोनों देशों में संघर्ष छिड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि सीरिया के समर्थन में ईरान आगे आया है और उसकी तरफ से इजराइल पर हमले की चेतावनी भी दे दी गई। सीरिया पर इजरायली हमलों की निंदा करते हुए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि ये सब पहले से ही पूरी तरह से अनुमानित था। अगला निशाना कौन सी राजधानी या कौन सा शहर होगा। कट्टरपंथी इजरायली शासन की कोई सीमा नहीं है और वो सिर्फ एक ही भाषा समझता है। इजरायल के आक्रमण को खत्म करने के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए। ईरान सीरिया की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करता है और हमेशा सीरियाई लोगों के साथ खड़ा रहेगा, जबकि इससे पहले तक सीरिया की अंतरिम सरकार के साथ ईरान के संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। लेकिन अब अचानक दोनों देशों के रुख में बदलाव आ रहा है। ईरान की चेतावनी से ये साफ है कि अब कभी भी इजरायल के साथ उसका सीज फायर टूट सकता है, और इस बार अगर ये लड़ाई छिड़ेगी तो अमेरिका भी शुरुआत से ही इसमें शामिल हो सकता है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है। ईरान के सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि ईरानी अधिकारियों को खुफिया जानकारी मिली कि अमेरिका कूटनीतिक बातचीत की आड़ में ईरान के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा है। यानी इजरायल को शुरुआत से ही ईरान के खिलाफ अमेरिका की मदद मिल सकती है। इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन का इजरायल को लेकर तीखा बयान सामने आया है। उन्होंने इजरायल को आतंकी देश करार दिया, जिसके बाद कहा जा रहा है कि अगर ये जंग छिड़ती है तो सीरिया के समर्थन में इजरायल के खिलाफ तुर्की भी मदद पहुंचा सकता है।